Hello students, this is your geography class. I am your geography ma'am, Sudha ma'am. We start the geography class, and today we started the first chapter, which name is Human Geography. Students, आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल के बारे में आप लोगों को पीडीएफ में नोट्स भेज दिया गया नहीं, भेज दिया गया है। आप उसको निकालेंगे। आपने अपने स्मार्टफोन से अपने कॉपी पर ज़रूर नोट डाउन किया है, तो अपनी कॉपी खोलेंगे और देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर देखिए, यहाँ दिखाया गया है चैप्टर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी। यहाँ पर क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इंग्लिश में है, हिंदी वालों के लिए भी नोट भेजा गया है, आप हिंदी में भी देख लीजिएगा। ऊपर में लिखा होगा पहला अध्याय मानव भूगोल। इस फर्स्ट चैप्टर में वी स्टडीड बेसिकली 2 टॉपिक। फर्स्ट इज द डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विच आर गिवन बाय डिफरेंट ज्योग्राफर्स, एंड सेकेंड थिंग इज वी स्टडीड द थॉट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। थॉट का मतलब होता है विचारधाराएं। जैसे हमने बताया कि परिभाषाएं बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने दिया है, उसी प्रकार से बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने विचार भी दिए हैं मानव भूगोल के बारे में। तो हम लोग इन्हीं 2 टॉपिक्स को मेनली पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, और वो है अकॉर्डिंग टू रेटजेल, यानी कि रेटजेल के अनुसार क्या है मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। तो अकॉर्डिंग टू रेटजेल, Human geography is the synthetic study of the relationship between human society and Earth's surface. आप अपनी कॉपी पर देखेंगे, यहाँ भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये कैसा डेफिनेशन लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू रेटजेल। Human geography is the synthetic study of the relationship between human society and Earth's surface. तो यहाँ पर रेटजेल क्या कहना चाह रहे हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मतलब इसको और इजी वे में समझने का प्रयास करें आप लोग कि मानव समाज मतलब मनुष्य जो रहता है वो एक सोसाइटी के अंदर में रहता है। तो मानव का जो सोसाइटी होता है वो, और अर्थ सरफेस के ऊपर में जितनी भी तरह के घटनाएं होते हैं, जितनी भी तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं, तो वो अर्थ के एक्टिविटीज़ और ह्यूमन के एक्टिविटीज़, इन दोनों के बीच में जो स्टडी किया जाता है, इन दोनों का मिला करके जो स्टडी किया जाता है, विच इज़ कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू रेटजेल। एंड ऑल्सो रेटजेल इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी। रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। दूसरा डेफिनेशन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू जीन ब्रून्स। जीन ब्रून्स एक ज्योग्राफर का नाम है। तो जीन ब्रून्स क्या कहते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी इज एन assemble of all those facts in which human activity has part to play a complex group of facts infinitely variable and varied, always contained within the limit of physical geography, but having always the easily discernible characteristics being related more or less directly to man. अकॉर्डिंग टू जीन ब्रून्स क्या कहते हैं कि मानव भूगोल उन समस्त तथ्यों का समूह है जिसमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं तथा जो हमारी पृथ्वी पर घटित होने वाली विशेष वर्ग के अंतर्गत रखी जाती हैं। इसको समझिए कि अर्थ सरफेस के ऊपर जितनी भी घटनाएं घटती हैं, चाहे वो बैड हो या गुड हो, जितने भी तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं, बैड एक्टिविटीज़ क्या होगा? नेचुरल डिजास्टर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स आर कॉल्ड बैड एक्टिविटीज़। एंड गुड एक्टिविटीज़ जितने भी तरह के प्रोडक्शन होते हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड में हो, जितने भी तरह के कल्टीवेशन होते हैं या प्रोडक्शन होते हैं, विच आर गुड एक्टिविटीज़। तो जितने भी तरह के बैड या गुड एक्टिविटीज़ होते हैं उनका ह्यूमन के साथ क्या रिलेशन है, ह्यूमन को कैसा प्रभावित कर रहा है वो गुड या बैड एक्टिविटीज़,
उन सबको स्टडी करना ही ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है अकॉर्डिंग टू जीन ब्रून्स। समझ में आ गया है? नाउ थर्ड डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू एलन सैम्पल। अब एलन सैम्पल क्या डेफिनेशन देती हैं? Human geography is the study of the changing relationship between the unresting man and the unstable man. Unstable man and unresting earth, और हम इसको कह सकते हैं unresting man and unstable earth। यहाँ अनस्टेबल अर्थ होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग लिख लीजिएगा अनस्टेबल अर्थ। हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो स्टेबल नहीं है, कभी भी स्टेबल नहीं है, वो घूमता रहता है, 24 घंटा में अपना वो घूर्णन पूरा करता है जिससे दिन और रात होते हैं, और वो 365 डेज में सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसको हम परिक्रमण कहते हैं हिंदी में। रिवॉल्यूशन एंड क्या कहते हैं वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो अर्थ जो है वो अनस्टेबल है, वो कभी भी स्थिर नहीं रहता है। तो जो अर्थ अनस्टेबल है उसके एनवायरनमेंट में ह्यूमन का जो भी एक्टिविटीज़ होता है उन सब का स्टडी करना ही ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है अकॉर्डिंग टू एलन सैम्पल। मैन जो है वो भी अनरेस्टिंग है, यानी कि मैन भी रेस्ट नहीं करता है, वो दिन रात कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। अब काम उनके बहुत सारे प्रकार के होते हैं, चाहे वो गुड हो या बैड हो, उससे हमको मतलब नहीं है, काम काम होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स का जो भी एक्टिविटीज़ होता है वो एक्टिविटीज़ प्लस अर्थ के नेचर में जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उन सबको मिला करके जो स्टडी किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू एलन सैम्पल। आई थिंक ये तीनों डेफिनेशंस आपको समझ में आ गए होंगे। Now come to the next point is thought of human geography। यहाँ पर आप लोगों को जो PDF में भेजा गया था अपना नोट कॉपी खोलेंगे और देखेंगे थॉट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यहाँ लिखा हुआ है, जिसमें हम लोग 3 टाइप्स के थॉट्स पढ़ेंगे। ये थॉट्स एक्चुअल में है क्या, इसको समझिए। थॉट्स जो हैं ये इसको हिंदी में कहते हैं विचारधाराएँ। बहुत सारे ज्योग्राफर ने मानव भूगोल के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, उन सभी बातों को ही भूगोल की भाषा में कहा गया है विचारधारा और इंग्लिश में कहा गया है थॉट्स। तो बहुत सारे ज्योग्राफर्स का थॉट्स को अलग अलग डिफाइन करना या अलग अलग लिखना या पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी ज्योग्राफर्स हैं उनके थॉट्स को, जिनका जो ज्योग्राफर्स का थॉट एक साथ मिला है उनको एक जगह पे, और जितने ज्योग्राफर्स का थॉट एक साथ मिला है उनको एक जगह पे, और इस तरह से एक एक जगह पर करके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। सारे ज्योग्राफर्स के सारे थॉट को, सारे विचारधाराओं को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। उसी को हम लोग पढ़ेंगे और उसे ही कहा जाता है थॉट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फर्स्ट थॉट इज डिटर्मिनिज्म और एनवायरमेंटलिज्म। इसको कहा जाता है, डिटर्मिनिज्म भी कह सकते हैं या एनवायरमेंटलिज्म भी कह सकते हैं। हिंदी में आपका लिखा हुआ होगा नियतिवाद। तो ये जो नियतिवाद, इसको समझिए क्या है नियतिवाद। नियतिवाद इस थ्योरी को देने वाले ज्योग्राफर का नाम है हम्बोल्ट एंड रीटर। डिटर्मिनिज्म, दिस थ्योरी इज गिवन बाय हम्बोल्ट एंड रीटर। यहाँ लास्ट में लिखा भी हुआ है, आप अपनी कॉपी पर देखिए। इनका क्या कहना है कि नियति यानी कि डिटर्मिनिज्म, नेचर ही सब कुछ है, नेचर इज मोर पावरफुल देन ह्यूमन एक्टिविटीज़। नेचर सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसके सामने ह्यूमन अपना कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे अगर नेचर में नेचुरल डिज़ास्टर आ गए या नेचुरल हज़ार्ड्स आ गए हैं, नेचुरल डिज़ास्टर सच एज अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस, सुनामी एक्सेट्रा, तो जितने भी तरह के डिज़ास्टर्स आते हैं उनके सामने ह्यूमन कुछ नहीं कर सकता है, सिवाय मरने के कुछ नहीं कर सकता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि नेचर इज़ मोर पावरफुल देन ह्यूमन। ह्यूमन अभी इतना ज़्यादा डेवलप कर गया है लेकिन उसके बावजूद भी नेचर इज़ मोर पावरफुल, तो उसी को कहा जाता है डिटर्मिनिज्म। नेक्स्ट थॉट इज पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म, दिस थ्योरी is given by the French geographer
विडाल डी ला ब्लाश, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, पॉसिबिलिज्म। दिस हाइपोथेसिस इज गिवन बाय फ्रेंच ज्योग्राफर विडाल डी ला ब्लाश। विडाल डी ला ब्लाश फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने क्या कहा है, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स इन एनवायरनमेंट। वो क्या कहते हैं कि मनुष्य के लिए सब कुछ संभव है, चाहे एनवायरनमेंट में गुड एक्टिविटीज़ हो रहे हों, चाहे एनवायरनमेंट में बैड एक्टिविटीज़ हो रहे हों, उसमें मनुष्य अपने लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटीज़ खोज ही लेता है। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अपने लिए कुछ न कुछ सुविधाएं खोज लेता है और बच जाता है। दैट मीन्स मनुष्य के लिए सब कुछ संभव है। जैसे मान लीजिए कि नेचुरल डिजास्टर आने वाला है, अर्थक्वेक होने वाला है, या सुनामी आने वाली है, या मूसलाधार बारिश होने वाली है, तो उसमें क्या होता है कि वेदर फोरकास्टिंग के ज़रिए पहले से ही पता लगाया जा सकता है कि क्या होने वाला है। फिर इतने ज़्यादा मशीन्स, इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गए हैं कि पहले ही पता लगा लिया जाता है कि इतने बजे इतने तारीख को अर्थक्वेक होने वाला है। तो उसमें क्या होता है कि मनुष्य अपना बचाव पहले से ही कर लेता है और बच जाता है। ये इस बात को प्रमाणित करता है, इस बात को प्रूव करता है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स। कुछ भी कर सकता है, वो नेचर को भी बदल सकता है, और नेचर को बदल रहा है डिफॉरेस्टेशन के ज़रिए। इतने सारे वाटर क्राइसिस हो रहे, ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा बारिश होने के बावजूद भी ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस क्यों हो रही है? ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि वो अपने नीड को फुलफिल करने के लिए डे बाय डे नेचर से खिलवाड़ कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, और साथ में वाटर क्राइसिस को भी बढ़ा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इतना डेवलपमेंट हो गया है कि डिफॉरेस्टेशन को अब एफॉरेस्टेशन में बदला जा रहा है, वाटर क्राइसिस को भी फुलफिल किया जा रहा है। तो ये सब क्या है? पॉसिबिलिटीज़ हैं। मनुष्य खुद ही अपना काम को बिगाड़ता भी है और खुद ही बनाता भी है। दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मनुष्य नेचर को भी बदल सकता है। तो ये कहना है विडाल डी ला ब्लाश का। दिस इज द सेकेंड थॉट। एंड नाउ थर्ड, नियो डिटर्मिनिज्म। अपनी कॉपी पर देखिए नियो डिटर्मिनिज्म। इसमें क्या कहते हैं? नियो डिटर्मिनिज्म विच इज़ गिवन बाय ग्रिफिथ टेलर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये ग्रिफिथ टेलर ज्योग्राफर हैं जिन्होंने नियो डिटर्मिनिज्म को दिया है। इसको हिंदी में कहते हैं नौ नियतिवाद या नौ निश्चयवाद। इसमें ग्रिफिथ टेलर का कहना है, इनके साथ साथ और भी ज्योग्राफर्स हैं लेकिन मेनली ग्रिफिथ टेलर ने इसको कहा है। तो इनका कहना है कि human beings and nature both are interrelated and both are dependent to each other. That means कि नेचर और ह्यूमन दोनों ही एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। यहीं पर लिखा हुआ है, एक दूसरे पर आश्रित है। जैसे अगर नेचर रहे और मनुष्य ही न रहे तो नेचर का क्या यूज़ होगा? कुछ नहीं, वो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर ह्यूमन रहे और नेचर ही न रहे तो ह्यूमन जिंदा नहीं रह सकता है। बिना नेचर के हवा नहीं रहेगा, ज़मीन ही नहीं रहेगा, किस में रहेगा इंसान? कहाँ से सांस लेगा? इसलिए नेचर भी ज़रूरी है, ह्यूमन का रहना भी ज़रूरी है। इसलिए नियो डिटर्मिनिज्म में कहा गया है कि बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड बोथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। सो आई थिंक ये चैप्टर आप लोगों का क्लियर हो गया है। दैट्स ऑल। थैंक यू।